इस क्वेश्चन के पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर एडजस्टमेंट पे आएंगे। तो एक बार कंफर्म करते हैं और जवाब आप सबसे चाहिए मुझे। कैपिटल बताइए कहाँ जाएगा। तो हम यहाँ लाइबिलिटी समझ लेते हैं। ड्राइंग्स लाइबिलिटी, सेल्स परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न आउटवर्ड किसको कहते हैं? परचेज रिटर्न कहाँ जाता है? कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा। मशीनरी, एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स। उसके बाद आ जाइए बेटा रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये रेंट जो है ना, कैसे डिसाइड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड, ये डिपेंड करता है। या तो क्वेश्चन में लिखा हो रेंट रिसीव या रेंट पेड, और ये भी नहीं लिखा हुआ है तो आपका जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है, आप जैसे ये डेबिट में अमाउंट दिख रहा है 22,000, इसका मतलब रेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। और अगर ये क्रेडिट साइड में दिख रहा होता है, इसका मतलब था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड जाएगा, ये इनकम है। उसके बाद आइए सर, सैलरी आपका कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। इंश्योरेंस भी, और 8% बैंक लोन। ये बैंक लोन देखिए लाइबिलिटी होती है, ध्यान से समझेंगे क्या होता है ये। तो ये पूरा का पूरा जितना वैल्यू आपको दिख रहा है, जैसे नाम दिख रहा है ना 8% बैंक लोन, ये लोन का ना नेम है। जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं ना तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग। तो आप कैसे पहचान करते हैं? मान लीजिए मैंने 4 लोन ले रखा है, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा वाला लोन कितने % इंटरेस्ट जा रहा है? तो हम उसके आगे ही ना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं। 8% बैंक लोन ये नेम है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे सरनेम होता है ना, वैसे ये नेम है। तो 8% बैंक लोन ये डिनोट करता है कि जो बैंक से लोन लिया गया है उस पर इंटरेस्ट कितना देना था हमें? 8% इंटरेस्ट देना है एनुअली। यहाँ पे पर एनम लिखने की जरूरत नहीं, नेम के आगे अगर परसेंटेज लगा हुआ है इसका मतलब है ये पर एनम ही आपको देना है। तो लोन हमने लिया है 25,000 का, उस पर 8% का इंटरेस्ट हमें जरूर देना है, लेकिन ये लोन मेरे लिए फिर भी क्या है? लाइबिलिटी है। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ही जाएगा, और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा होता है। अब आइए बेटा डेटर्स। डेटर हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। क्रेडिटर हमारे लिए बेटा लायबिलिटी, कैश इन हैंड, एसेट्स। ये क्लियर हो गए यहाँ तक। अब आइए जी एडजस्टमेंट्स एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग 2 जगह लिखते हैं, बता सकते हैं कौन से 2 जगह? एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा, अगर क्लोजिंग स्टॉक बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तब कहाँ लिखते? सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो कहाँ लिखेंगे? सिर्फ बैलेंस शीट में, वो भी सिर्फ एक ही जगह लिखना है। अच्छा वेजेस आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये वेजेस जैसे है तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस या माइनस? प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस होता है और साथ में लाइबिलिटी में जाएगा। बैड डेट्स की कहानी आपको थोड़ा याद होगा, हमने बैड डेट्स और प्रोविजन को अलग अलग पढ़ा है, साथ में ये पहला क्वेश्चन है। एक बार हमने बैड डेट्स पढ़ा था, एक बार प्रोविजन। तो बैड डेट्स के बारे में समझते हैं। बैड डेट्स हमारा वो पैसा है जो डूब गया है। तो भाई हमें क्या करना है? बैलेंस शीट में एसेट्स में जाके डेटर में से ये 600 माइनस करना, क्योंकि इसकी एंट्री करी नहीं गई अभी तक, और इसी बैड डेट्स को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके दिखाना है। फिर बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा इसको भी एसेट्स में से डेटर में से माइनस करेंगे और इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। रेंट के बारे में लिखा हुआ है रेंट इज पेड फॉर, याद है आपको सिखाया था मैंने ऐसा कि रेंट अगर 11 महीने का पे किया गया, इसका मतलब है कितने महीने का बच रहा है? 1 महीने का बच रहा है। वो इस वक्त से हम डिसाइड करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे 1 साल का बनता है। तो अगर आपने 1 महीने का रह गया है, 12 महीने होते हैं, 11 आपने पे किया, तो 1 तो रह गया ना। ये आउटस्टैंडिंग है बेटा, कहाँ जाएगा ये? एक तो रेंट कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम, ध्यान से समझना, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम। कह रहे हैं इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ना, हम एनुअली पे करते हैं। मीनिंग समझ पा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम, मैम इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम। ये कह रहे हैं जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना, एनुअली पे होता है। यहाँ पे भी रेंट भी एनुअली पे हो रहा था, उसमें 11 महीने बताए तो उसने 12 महीने का होता है। ये कह रहे हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी पेमेंट होगा वो एनुअली होगा। सर इस बात से मतलब क्या है? इस बात से मतलब ये है कि जो ये ऊपर इंश्योरेंस आपको दिख रहा है ना 3600 रुपये, वो एनुअली है, वो पूरे 12 महीने का इंश्योरेंस है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ रहा है कि ये जो एनुअली पेमेंट होगा उसका ईयर कब एंड होगा? मई में एंड होगा। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है।
भाई हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है मार्च तक, लेकिन आपने इंश्योरेंस का पेमेंट कब तक का कर दिया है, मई तक। इस बात से ये समझ में आ रहा है भाई इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली पे किया आपने, ठीक है, लेकिन डेट मार्च में खत्म होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। आपने पेमेंट कब तक का कर दिया है, आपने मई तक का पेमेंट कर दिया। इस हिसाब से आपने 2 महीने ज्यादा पे कर दिए, आप 2 महीने एडवांस पे कर चुके हैं। बेटा ये वाली लाइन जो है ना, अगर एग्जाम में या टेस्ट वगैरह में आ जाए ना, तो ये बच्चों का दिमाग घूम जाता है इसमें। उनको तो ज्यादा बस 2 ही बातें याद रहती हैं, आउटस्टैंडिंग, एडवांस कहीं लिखा हुआ है तो प्लस करना या माइनस करना, और मैक्सिमम थोड़ा बहुत आता तो डेप्रिसिएशन, इसके बाद सारी चीज़ों में गुल हो जाते हैं। और सिर्फ इसी वजह से कि ये ट्रांजैक्शन ना हर क्वेश्चन में बार बार नहीं आता। आउटस्टैंडिंग तो हर क्वेश्चन में याद हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक हर एक क्वेश्चन में याद हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, तो आप प्लीज़ इसको मीनिंगफुल समझिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है पर एनम, एनुअली पेमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम का। एनुअली अगर पेमेंट किया आपने इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो एनुअल कब खत्म हो जाना चाहिए था, मार्च में। लेकिन ये कह रहे कि हमने कब खत्म कर रहे हैं, मतलब उन्होंने 1 अप्रैल से लेके पेमेंट किया होगा, या सॉरी मई टू मई पेमेंट कर रहे होंगे, ऐसा चल रहा होगा उनका इंश्योरेंस वाली कंपनी से। तो भाई इसमें 2 महीने का ज़्यादा पेमेंट हो गया, हमें 2 महीने का एडवांस है, इसको माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो ये 2 जगह जाएगा बेटा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और दूसरा जो है ना बैलेंस शीट में जाएगा। एडवांस इंश्योरेंस तो आपके लिए एसेट से या लायबिलिटी है, एसेट से बच्चे। फिर आते जी लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2021। देखिए लोन जो है आपको ऊपर लिखा हुआ था कि लोन है हमारा कितना परसेंट है, 8% बैंक लोन है जिसकी वैल्यू 25,000। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहते तो हम इस लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, 8%, और 1 साल का इंटरेस्ट हम दे देते। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि लोन जो है बेटा वो स्टार्टिंग से नहीं है, हमने कब लिया है लोन को, अक्टूबर में। तो बेटा अक्टूबर से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट देखना है आपको। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो पेमेंट हुआ ही नहीं है अब तक, कहीं पे भी इस पूरे क्वेश्चन को आप अगर रीड करेंगे तो कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र नहीं है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो गई कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कितना देना है नहीं देना, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और ये आउटस्टैंडिंग है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो जाता है। बाकी चीज़ें ये हैं कि आप बार बार रिपीट करते रहोगे हर क्वेश्चन में, इस टाइप के एडजस्टमेंट आपको कम मिलेंगे। डेप्रिसिएशन 10% प्रोवाइड किया जाएगा, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 5% है, मशीनरी पे टोटल 10% है। तो एक एक करके करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट का एडजस्टमेंट तो सिर्फ हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक और एक वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं बेटा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक। आइए जी ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं है कितना, बताओ बच्चे ओपनिंग स्टॉक है क्या इसमें, और कितनी वैल्यू है 42,000। उसके बाद है बेटा परचेजेस, परचेसेस की वैल्यू है 82,600। उसमें से लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड को, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड है बेटा 1600 का, तो ये आ जाएगा 81,000। उसके बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड, ये है जी कैरेज इनवर्ड्स 1200। उसके बाद है बच्चे वेजेस, वेजेस है सर 4000। अच्छा एडजस्टमेंट भी तो है, सही बात। तो वेजेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस की वैल्यू है सर 4000, और आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर एडजस्टमेंट में देखते हैं तो 2400 है, टोटल है बेटा 6400 का। ओके सर। उसके बाद है पावर,
पावर है बेटा हमारा 6000, उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्रेडिट साइड में हम ढूंढेंगे सेल्स, ये रहा जी सेल्स। क्या सेल्स रिटर्न है? बोलो बेटा। तो सेल्स हमने लिख लिया 1,55,000। क्लोजिंग स्टॉक है क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे सर 64,000। उसके बाद इसका प्रॉफिट और लॉस, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए बेटा। अच्छा, इसका टोटल कितना? 2,19,000। और बच्चे ये भी हो गया जी 2,19,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसमें, है ना? तो यहाँ लिख देंगे साहब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? 82,400। तो चलिए इसी में ऐसा करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में मैं बना लेता हूँ, आप चाहे अलग अलग बना लीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही बना लेता हूँ मैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है, अच्छा ये एक साथ बनाने में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस ये फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ता, बाकी चीज़ें वैसी रहती हैं जैसे आप बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नया हो जाएगा इसमें। 82,400। प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया हमने। स्टार्टिंग से आते हैं कैपिटल ड्राइंग, सेल्स, परचेज, स्टॉक, रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट। एक रेंट है बेटा, और रेंट के लिए एडजस्टमेंट भी है साथ में। तो रेंट जो है वो 22,000 का है। अब ये जो रेंट है ना वो हमने अब तक टोटल 11 मंथ का ही रेंट पे किया है। तो बेटा ये 11 मंथ का 22,000 है। पर मंथ की कैलकुलेशन अगर हम करना चाहेंगे तो 11 से क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर? 2000 आएगा बेटा। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट है 2000, तो हम यहाँ पे जाकर इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सर आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, तो टोटल हो गया सर 24,000। बताइए समझ में आया 2000 कैसे निकाला हमने? नहीं आया बेटा? जितना रेंट है हमारा 22,000 को हमने 11 मंथ से डिवाइड किया, तो हमें पर मंथ का रेंट कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है सर, करके दिखाऊं? पर मंथ कितना निकल के आएगा? 22,000 11 मंथ का था, 11 से डिवाइड किया तो कितना आ गया सर? ये 2,000 रुपीज़ पर मंथ आ गया। तो 11 मंथ का हम पे कर चुके हैं, तो 1 मंथ का रह गया होगा, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा। उसके बाद आ जाइए सर, रेंट के बाद हमारे पास है सैलरी। सैलरी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बेटा सैलरी की जो वैल्यू है वो है 15,000। उसके बाद है इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस की वैल्यू है टोटल 3600। अब बताइए बेटा इंश्योरेंस जो है पर मंथ निकालना है, ध्यान से देखना इधर कैसे निकालेंगे। इंश्योरेंस पर मंथ, टोटल इंश्योरेंस जो है 3600 है, लेकिन ये इंश्योरेंस एनुअली, इसका मतलब 12 महीने का इंश्योरेंस है 3600। तो 12 से डिवाइड करेंगे, कितने महीने का निकल के आ जाएगा? 1 महीने का। और हमने इसमें एडवांस पे कर दिया है, तो पर मंथ निकल के आया बेटा 300। एडवांस कितना पे किया हमने? एडवांस इंश्योरेंस जो हमने पे किया 300 इंटू 2। सर ये 300 इंटू 2 कैसे हुआ बेटा? एक्चुअली में हमें इंश्योरेंस मार्च तक का पे करना था, हमने मई तक का पे कर दिया। क्वेश्चन में मेंशन है कितने दिन का पे कर दिया इंश्योरेंस हमने? मई तक का पे कर दिया। इसका मतलब है अप्रैल मई 2 महीने ज़्यादा हो गए, तो 2 महीने का इंश्योरेंस हमने ज़्यादा पे कर रखा है, तो उसे लेस करेंगे बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस कह लें। ये 600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 3000। बताइए बेटा कोई डाउट है तो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ, बोलिए सर। कोई डाउट नहीं?
चलिए इंश्योरेंस हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास है बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और लोन और डेप्रिसिएशन वगैरह। एक मिनट, तो इसको ना अभी हम यहीं पे रोकते हैं, पहले चलते हैं बैलेंस शीट पे। बाकी चीज़ें बैलेंस शीट से कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन भी, बैड डेट्स भी, प्रोविज़न भी, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ आके लिखेंगे इसको। बैलेंस शीट स्टार्ट करें। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल है ट्रायल बैलेंस में, तो वो लिखेंगे। कैपिटल की वैल्यू है बेटा 80,000। फिर लेस करेंगे हम लोग ड्राइंग्स, तो बेटा ड्राइंग्स है हमारा 18,000। कितना आएगा ये? सही है ये 62। उसके बाद नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी होगा देखेंगे। आगे चलते हैं। सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, मशीनरी। मशीनरी हम एसेट साइड लिख लेते हैं चल के। सर मशीनरी की वैल्यू है 50,000 और इसमें डेप्रिसिएशन है, तो सर पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं यहाँ से। और डेप्रिसिएशन जो मशीन की है बेटा वो 10% है, तो ये आया सर 45,000। इस डेप्रिसिएशन मशीनरी के बाद हमारा नंबर आता है फर्नीचर पे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है सर? 14,000। और फर्नीचर पे भी हमारे पास है डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन है 5%, 700 आएगा, 13,300। फिर आ जाइए आप लोन पे। रेंट, फर्नीचर के बाद रेंट है, सैलरी, इंश्योरेंस नहीं लिखेंगे। अब आते हैं बैंक लोन। तो बैंक लोन जो है बेटा यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा स्पेस छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा। तो हम आते हैं जी 8% बैंक लोन। अच्छा, ये 8% बैंक लोन जो है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं जितना है 25,000। डेटर्स हमारे एसेट्स में जाएगा। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है तो 20,600 हमने यहाँ लिख दिया जी। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डेटर्स और बैंक लोन। तो पहले बैंक लोन की बात करते हैं। देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बनता है। सर कैसे पता चल रहा है? क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। लोन के बारे में बेटा, लोन के बारे में है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कभी भी दिया रहे, चाहे इन्वेस्टमेंट पे रहे या लोन पे रहे, तो इन्वेस्टमेंट पे रहेगा तो इंटरेस्ट हमें लेना पड़ेगा, और लोन पे रहेगा तो इंटरेस्ट हमें उसको देना पड़ेगा। तो लोन पे आपका इंटरेस्ट है, तो आप 25,000 पे जितना % इंटरेस्ट का रेट आगे लिखा रहेगा उतना कैलकुलेट करना है। अब ये इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट है। कितने दिन का इंटरेस्ट है सर? 1 साल का। लेकिन आपने जो लोन लिया था वो लिया था आपने अक्टूबर में। अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए सर? 6 महीने। तो बेटा 6 महीने का इस पे इंटरेस्ट आप निकालेंगे पहले तो ये आता है 1,000। और ये इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है, इसकी 2 जगह एडजस्टमेंट होगी। कैसे मालूम चल रहा है सर? बेटा ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट और लोन है ही नहीं है, इसका मतलब कोई एंट्री आपने करी नहीं है, और नहीं करी है तो 2 जगह तो लिखना ही पड़ेगा आपको। एक तो इंटरेस्ट और लोन आपका एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। दूसरा जो है बैलेंस शीट में आप अलग से लिखना चाहें या लोन में ही ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसकी वैल्यू कितनी है सर? 1,000। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। हमने किया था रेंट का, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट था ना बेटा, रेंट आउटस्टैंडिंग में रेंट टोटल कितना था? 22,000 रुपये 11 मंथ का। तो 1 महीने का रेंट हमने कितना निकाला था? 2,000। एक एडजस्टमेंट ये किया हम लोगों ने। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट किया हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस जो गिवन था वो 3600 था, वो पूरे 12 महीने का था। तो हमने इसमें 2 महीने का अलग निकाला, वो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आया था? 600। एक ये किया हमने। ये 3 कैलकुलेशन करी, तीनों को हमें जाके प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना है।
और साथ में हमें बैलेंस शीट में, तो हमने रेंट आउटस्टैंडिंग अब तक नहीं लिखा है बैलेंस शीट में, तो हम वो लिख लेते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग को। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से मैं लिख देता हूँ बेटा 2000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं कहाँ लिखूँ, डेटर्स से नीचे नहीं ऊपर ही लिख देता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस जाके मैं लिख दूंगा सर कितना, 600। तो ये ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ एक मेरा डेटर का रह गया। अब उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये मैंने आपको बताई, इसमें कोई डाउट है पहले तो उसको क्लियर करते हैं। बोलो। डेटर्स में पहली चीज़ डेटर्स में है हमारे पास एक बेड डेट्स। सर बेड डेट्स की कहानी क्या है? बेड डेट्स का मतलब है कि पैसे हमारे जो डूब गए, अब हमारे पूरे चांसेस है कि अब वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। अब हमें पूरा ये लग रहा है कि वो पैसे अब हमें नहीं मिलेंगे। सर अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो बेड डेट्स आपने कह दिया उसको और आपने माइनस कर दिया कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, और हमने यहाँ लिखा सिर्फ बेड डेट्स, ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 600। तो टोटल कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने एक लाइन और जोड़ दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5% का मीनिंग है बेटा, प्रोविजन का मतलब होता है कि ये हम यहाँ पे क्लियर है कि ये 600 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी भी जितने डेटर्स बच रहे हैं उनमें 5% ऐसे डेटर हैं जो हमें पैसे नहीं देने वाले। जैसे मान लीजिए आपके 10 लोगों पे पैसे बाकी, ऐसा आप समझ के चलिए, आपने 10 लोगों को याद करवाया कि भाई साहब आप पे पैसे बाकी हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए। अब आपने याद करवाया लेकिन 1 महीना गुजर गया, अभी तक पैसे नहीं आए, आपने दोबारा याद करवाया, तो पता लग रहा है 10 लोग में से 9 लोग तो जिनसे आप मिल चुके हैं, लेकिन एक बंदे का तो कॉल आपको 1 महीने से लग ही नहीं रहा है। 2 महीने गुजर गए, तीसरे महीने फिर से ट्राई किया, सबको बोला जी पैसे दे दीजिए, बाकी 9 के 9 लोग आपके पास आते हैं, कहते जी मैं दे जाऊंगा, एक बंदा आपको मिल ही नहीं रहा है। पता भी कर लिया आसपास आपने, पता लगा वो अब रहता ही नहीं है यहाँ। उस सिचुएशन में जो एक बंदे पे पैसे आपका रह गया और आपके चांसेस ये हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे, उसे हम लोग कहते हैं बेड डेट्स। हम वेट करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, कई बार 1 साल रुक जाते हैं, 2 साल रुक जाते हैं, फिर हम समझते हैं नहीं मिल रहा है भाई, बेड डेट्स हो गया। अब बात है कितने लोगों पे अभी भी कंफर्मेशन है कि मिल सकता है, 9 लोग हैं। अब उस 9 लोगों में भी कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके घर पे जाओ तो कभी उनके घर के कोई और बंदा आता है, कहते जी वो आज नहीं है कल आएंगे, कल जाओ तो वो कहते जी अभी भी नहीं है परसों आएंगे। अब आपको इसमें भी डाउट हो रहा है कि हो सकता है ये जो 9 है ना, उसमें अभी कंफर्मेशन तो नहीं, लेकिन डाउट है कि इसमें भी 1 से 2 लोग जो ऐसे हैं वो भी पैसे नहीं देंगे। ये डाउट है, कंफर्मेशन आपके पास नहीं है। अब ये जो डाउट रह जाता है ना, उसी को कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो टोटल पैसा पब्लिक पे बाकी कितना था आपका, अरे बेटा कितना था, कितना था, अब उसमें से 600 बिल्कुल क्लियर है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब कितना मिल सकता है, अब इस 20,000 में भी आपको डाउट है कि 5% लोग पैसे नहीं देंगे, उस 20,000 में भी डाउट है कितना परसेंट पैसे नहीं मिलने वाला है, तो बेटा वो भी आप माइनस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% तो कितना आया सर, 1,000, ये आ जाएगा 19,000। सर ये तो आसान था बेटा, आसान नहीं था। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बच्चे को यही याद नहीं रहता कि बेड डेट्स पहले माइनस करना या प्रोविजन माइनस करना। तो आप ध्यान से समझिए कि प्रोविजन उस बचे हुए वैल्यू का निकाला जा रहा है जिस पे हमारा डाउट अभी बना हुआ है। जब मुझे 20,600 पहले से क्लियर थे कि 600 नहीं मिलेंगे, तो उसमें प्रोविजन बनाने की जरूरत ही क्या है, आप वहां से हटा दीजिए उसको। अब ये जो 2 नुकसान है बेटा, ये 600 और ये 1000, ये दोनों को दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अगर ऑलरेडी कोई बैड डेट्स पहले से है तो उसमें जाके ऐड कर देंगे इन दोनों को, और नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था। तो डेप्रिसिएशन किस किस चीज़ पे निकाला है हम लोगों ने, मशीनरी पे, और बता सकते हैं मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना आया था,
और डेप्रिसिएशन हमने निकाला है ऑन फर्नीचर भी ना, कितना बेटा 700। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है। अब पहले से कोई इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो हम उसमें ऐड करते, लेकिन यहाँ पे कुछ था नहीं तो अलग से लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्ट। कितना आया था 1000 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। उसके बाद हम लोगों ने निकाला जी बैड डेट्स, तो बैड डेट्स की जो वैल्यू थी बेटा वो 600, और प्रोविज़न ये दोनों साथ में रहते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये कितना था 1000, टोटल मिला के कितना हो गया सर ये 1600। और कुछ रह रहा है क्या हमारा? सब लोग सब चीज़ें लिख चुके? बस ठीक है, अब बैलेंस निकालना है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा आपका, ये रहा सर 1000 इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया है मैंने, डेप्रिसिएशन लिख दिया है, बैड डेट्स भी लिख दिया, प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गए। तो इसका टोटल आया जी 82,400, और यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट 32,100। जी बेटा, इसमें बताइए वैल्यू ज़रा मेरे को। एक तो नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना है यहाँ पर, तो ये आ गया जी नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट 32,100, तो ये 9100। बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक लिखना रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है बेटा 64,000। ठीक है जी, बताइए बेटा कुछ आपको लग रहा है इसमें डाउट या कोई चीज़ ऐसी जो रह गई हो? एक आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस है बेटा 2400, और क्रेडिटर्स है बेटा 18,900। अब इसका बैलेंस करके देखिए, टोटल कैश इन हैंड 1500, 143,400 आ रहा है इसका, सही है। 94,100, 2,000, 25,000, 1,400, 18,900, 143,400।